नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं रवि भारद्वाज विज्ञान क्रांति यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय टाइमलाइन एजुकेशन पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अभी आप न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक नए वायरस के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं। आपने एक नाम सुना होगा जिसका नाम है दोस्तों HMPV वायरस, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। क्या है ये वायरस? क्या यह एक महामारी साबित हो सकती है? क्या फिर से लग सकता है लॉकडाउन? या इस बीमारी का क्या प्रकोप रहने वाला है? वर्तमान में क्या लक्षण दर्शा रही है ये बीमारी? कितने देशों में फैल चुकी है? कितने रोगी हमारे भारत में संक्रमित हैं? कहां से वायरस चला आ रहा है? आइए आज की क्लास के अंदर हम इन सारी बातों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये इस प्रकार का एक वायरस है दोस्तों, जो कि कोरोना से मिलता जुलता है। 2019 के अंदर कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज 2019 का चीन के वुहान शहर से आगमन हुआ था और आज 2025 के अंदर अभी हम बात कर रहे हैं एक नया वायरस जो कि HMPV के नाम से जाना जाता है, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के नाम से जाना जाता है। स्ट्रक्चरल लगभग कोविड-19 वायरस जैसी है, हालांकि इसकी फैमिली अलग है और कोविड-19 की फैमिली अलग है। परिवार के नाम की यदि हम बात करेंगे इसमें दोस्तों, तो HMPV जो वायरस है ये पैरामिक्सोविरिडी या हम ये कह सकते हैं न्यूमोविरिडी परिवार का सदस्य है। बाकी इसके जो लक्षण हैं वो वर्तमान में याद रखना दोस्तों, कोविड-19 से मिलते जुलते हैं। जब क्लाइमेट चेंज होता है दोस्तों, जब जलवायु में परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो वायरल बीमारियां हैं वो देखने को मिलती हैं, उनसे सामना करना पड़ता है और हजारों लाखों मौतों का कई बार बीमारी कारण भी बन सकती है। जैसा कि कोविड-19 में आपने देखा था, एक महामारी के रूप में विशाल क्षेत्र को इस बीमारी ने प्रभावित किया और लाखों करोड़ों लोगों की इस बीमारी के दौरान मृत्यु हुई थी। हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई बीमारी हमारी इस पृथ्वी पर दोबारा से जन्म ले। उसके लिए दोस्तों हमें सावधानी भी रखना जरूरी है। बीमारी तो जन्म ले सकती है, लेकिन उसके लिए हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या क्या बन सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको वायरस का नाम याद रखना है, HMPV पूरा नाम याद रखना, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। निमोनिया पी से स्टार्ट होता है तो न्यूमो वायरस, इसका मतलब यह है कि इसके लक्षण कहीं ना कहीं निमोनिया से मिलते जुलते हैं। इसका मतलब इसमें श्वास लेने में तकलीफ, खांसना, छींकना, इस प्रकार के लक्षण इसके कॉमन लक्षण है। वैसे भी वायरल के कॉमन लक्षण होते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं, सबसे पहला महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो याद रखिएगा दोस्तों, ये पैरामिक्सोविरिडी या न्यूमोविरिडी परिवार का क्या है, सदस्य है। जबकि कोविड-19 जो है, कोरोना जो है दोस्तों, वो कोरोनोविरिडी परिवार का सदस्य है। और ये कौन से परिवार का सदस्य है? पैरामिक्सोविरिडी या न्यूमोविरिडी नामक परिवार का सदस्य है। ये रेस्पिरेटरी डिजीज है, इसका मतलब श्वसन से संबंधित बीमारी है, इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। दोस्तों, सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यह वायरस जो है वो 2 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं और 65 साल से अधिक उम्र वाले जो बुजुर्ग हैं उनको लगातार प्रभावित कर रहा है। हमारे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर लगभग 10 से ज्यादा केस अभी तक आ चुके हैं। स्टार्टिंग में 2 केस आए थे, पहला केस, दूसरा, फिर धीरे धीरे करके आज 10 से 15 के बीच में केस आज की तारीख तक दोस्तों आ चुके हैं। ऐसा नहीं हो कि ये बीमारी किसी दिन मौत का काल बन करके हमारे भारत देश में भी गुजरने को दिखने को मिल जाए। तो इसके लिए हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या हमें करना है, सारी चर्चा इसमें हम करने वाले हैं। तो 2 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं दोस्तों मोस्टली इसमें संक्रमित हो रहे हैं, या फिर 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग जो मोस्टली डायबिटीज से पीड़ित हैं, हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं। ऐसे रोगी जो हैं, जो डायबिटीज के मेन पेशेंट हैं, हार्ट रोगी हैं, हाइपरटेंशन, बीपी हाई के पेशेंट हैं, उनको इस बीमारी से चौकन्ना रहने की सख्त आवश्यकता है। क्योंकि दोस्तों अभी इस वायरस का जो टारगेट है वो 2 साल से कम उम्र के बच्चे और लगभग 60-65 साल से अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं, बुजुर्ग लोग हैं, हमारे घर में माता पिता, दादा बाबा जो भी हैं, उन सबको इससे सचेत रहने की आवश्यकता है।
आगे हम बात करते हैं एचएमपीवी वायरस क्या है। तो याद रखना, इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है कि यह एक आरएनए वायरस है, अर्थात इसमें जेनेटिक मटेरियल आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है दोस्तों, आरएनए पाया जाता है। कोविड 19 के अंदर भी आरएनए पाया जाता है, एचआईवी वायरस में भी आरएनए पाया जाता है, इसके अलावा पोलियो वायरस में भी आरएनए पाया जाता है। और जिसमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है वो दोस्तों लगातार अपना रूप बदलता भी रहता है, कहीं ना कहीं चेंज होता रहता है। तो आनुवांशिक पदार्थ याद रखना आरएनए वायरस है, जो कि प्राय सर्दी जैसे लक्षण उत्पन्न करता है, जो नॉर्मल सर्दी में होता है, खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, इस प्रकार के लक्षण जनरली इसमें दिखाई दे रहे हैं। मेन लक्षण है खांसी, गले में घरघराहट पैदा होती है, खांसी उत्पन्न हो रही है, नाक बहना, गले में खराश, ठंड के समय इसका जोखिम बहुत ज्यादा है। तो इस समय महत्वपूर्ण तरीके से 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, कृपया करके उनको बहुत ही अच्छे तरीके से सावधानी पूर्वक तरीके से रखना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों उनको सावधानी के लिए हमें वयस्कों को भी सावधानी रखनी पड़ेगी, तभी जाकर के संक्रमण से हम मुक्त हो सकते हैं या संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं। अगर हम प्रभावित तंत्र की बात करें, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से इसे जाना जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र इसमें प्रभावित होता है, जिसमें फेफड़े, लंग्स के अंदर संक्रमण हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, श्वास लेने में तकलीफ होती है, बुखार, खांसी, जुकाम, गले में खराश, इस प्रकार के कॉमन लक्षण इस वायरस से पीड़ित रोगियों में दिखाई दे रहे हैं। वायरस के फैलने के यदि हम कारण की बात करें कि वायरस फैल क्यों रहा है दोस्तों, तो वायरस के फैलने के कारण क्या हैं, तो वायरस के फैलने के कारण सेम वो ही हैं जो कोविड 19 के समय थे। खांसने तथा छींकने से फैल रहा है, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैल रहा है, संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से, वायरस से संक्रमित किसी वस्तु को छूने से भी फैल रहा है। और याद रखना, इस रोग के जो लक्षण हैं वो संक्रमित होने के बाद लगभग कितने दिनों में दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, 3 से 5 दिनों में व्यक्ति को दिखाई दे रहे हैं। तो खांसना, छींकना, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, हाथ मिलाने से, इन सभी से दोस्तों याद रखना यह वायरस फैल रहा है। यानी कहीं ना कहीं ये हमें दोस्तों कोरोना की याद दिला रहा है, कहीं ना कहीं कोविड 19 की याद दिला रहा है। और कोविड 19 का भी जो संक्रमण हुआ था उस टाइम इसी प्रकार के लक्षणों के आधार पर ही हुआ था। आगे हम बात करते हैं, क्या फिर दुनिया में एक नई महामारी फैल सकती है? दोस्तों अभी इसके बारे में कहना थोड़ा जल्दी होगा, इसके बारे में अभी हम ये तय नहीं कर सकते हैं कि क्या यह एक महामारी के रूप में साबित होगी। नहीं, अभी तक WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके अलावा हेल्थ मिनिस्ट्री, जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसके द्वारा ऐसी कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है और ना ही इसको कोई महामारी होने का संकेत दिया गया है। तो अभी हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते हैं कि ये महामारी के रूप में उभरेगा, क्योंकि अभी जो हमारा मेन विश्व स्वास्थ्य संगठन है, WHO है, उसके तरफ से ऐसी कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। तो नहीं कह सकते हम कि कोई भी एक, याद रखना, ये महामारी का रूप ले सकती है। महामारी को दोस्तों याद रखना पेंडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंडेमिक के नाम से जाना जाता है, महामारी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? महामारी के रूप में इसको जाना जाता है। क्या है? एक ये महामारी के रूप में जानी जाती है। महामारी को दोस्तों पेंडेमिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महामारी को पेंडेमिक के नाम से जाना जाता है। पेंडेमिक का मतलब होता है जो एक धीरे धीरे एक विशाल क्षेत्र को प्रभावित कर दे, ऐसी बीमारी को दोस्तों याद रखना WHO के द्वारा महामारी का दर्जा दिया जाता है। तो अभी ये कहना थोड़ा जल्दी होगा कि क्या ये महामारी हो सकती है, अभी कंफर्म हम इसके बारे में नहीं कह सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, क्या इसका कोई इलाज है, वैक्सीन है? तो इलाज, वैक्सीन याद रखना, अभी तक इसका कोई भी वैक्सीन नहीं है, कोई भी एंटीवायरल ट्रीटमेंट इसका नहीं है, कोई मेडिसिन इसके बारे में अभी नहीं है। निदान की बात करें, हम डायग्नोसिस की बात करें कि ऐसी कौन सी जांचें हैं जिनके माध्यम से डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या जो बालक है या जो भी बुजुर्ग है इस रोग से पीड़ित है या कोई भी रोगी है, क्या उसमें इस वायरस का संक्रमण फैला है। तो इसके लिए दोस्तों एक तो है HMPV PCR टेस्ट, जिसमें वायरस के आनुवांशिक पदार्थ के बारे में पता लगाया जाता है। HMPV PCR पॉलीमर चेन रिएक्शन, PCR की खोज
कैरी मुलश ने की थी, याद रखना। पीसीआर के माध्यम से एड्स का एलिजा टेस्ट भी किया जाता है, प्राइमरी टेस्ट में काम में आता है। तो एचएमपीवी पीसीआर टेस्ट, इसमें वायरस के आनुवांशिक पदार्थ के बारे में पता लगाया जाता है। सेकंड है रैपिड एंटीजन टेस्ट, इससे शीघ्र परिणाम आता है, एंटीजन आधारित है। तीसरा है ब्रोंकोस्कोपी, जो कि फेफड़ों के वायुमार्ग जो है उसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं उनके बारे में पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, याद रखना, ब्रोंकोस्कोपी की जाती है। ब्रोंकोस्कोपी से पता चलता है कि फेफड़ों का जो नासा मार्ग है, फेफड़ों का जो मार्ग है, श्वसन मार्ग है, उसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। तो उनके आधार पर डॉक्टर ये कह सकता है कि ये व्यक्ति या ये बालक इस रोग से पीड़ित है। आगे हम बात करते हैं क्या एचएमपीवी वायरस से लड़ने के लिए खुद को कैसे तैयार करें। तो दोस्तों, खुद को कैसे तैयार करें, इसके लिए सबसे पहले हमारी जो शरीर की प्रतिरक्षा है, इम्यूनिटी पावर है, इसको मजबूत करना पड़ेगा। इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए आपको विटामिन सी युक्त भोजन लें, हेल्दी डाइट लें, पर्याप्त रूप से नींद लें, तनाव को कम करें, जिससे हमारा इम्यूनिटी लेवल कहीं ना कहीं बढ़ेगा। शरीर की इम्यूनिटी लेवल यदि अच्छी है तो आने वाला कोई भी रोगाणु हमें ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकता है। इसलिए शरीर की प्रतिरक्षा जो है, परपोषी की रोग कारक के प्रति जो संक्रमण से लड़ने की क्षमता है, उसी को हम कहते हैं दोस्तों प्रतिरक्षा। क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा कहते हैं, इम्यून सिस्टम कहा जाता है। तो इसमें मेनली हमें कौन से तंत्र को मजबूत करना पड़ेगा? तो याद रखना, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना पड़ेगा, ताकि हम इस रोग से लड़ सकें, इस वायरस से हमारा बॉडी लड़ सके। आगे हम बात करते हैं, जैसे कुछ मैंने यहां पे आपके सामने कुछ डायग्राम्स लिए हैं, जिनके माध्यम से आप समझ सकते हो कि इस बीमारी से कैसे हम सावधानी रख सकते हैं और अपने आप को कैसे हम हेल्दी मेंटेन रख सकते हैं। हेल्दी वेट मेंटेन करें। यदि आपका वेट ज्यादा है तो कहीं ना वेट को कम करने का प्रयास करें। रेगुलर तरीके से एक्सरसाइज करें, योगा, मेडिटेशन आदि पर ध्यान दें नियमित रूप से। यदि आप स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो कृपया करके इसको छोड़ दें, क्योंकि स्मोकिंग से सीधे हमारे लंग्स प्रभावित होते हैं, ऑक्सीजन वगैरह प्रभावित होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो स्मोकिंग छोड़ दें, हेल्दी वेट मेंटेन करें, फिजिकली तरीके से एक्टिव रहें। प्रतिदिन मॉर्निंग के समय मॉर्निंग एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, रेसिंग वगैरह करना चाहिए। 8 घंटे की गहरी नींद लें। समय से अपने मोबाइल को त्याग कर, मोबाइल को रखकर प्रॉपर तरीके से नींद लेने की कोशिश करें। कई लोगों को एक समस्या रहती है कि साहब नींद नहीं आती है। नींद जब तक नहीं आएगी जब तक मोबाइल को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि रात को मोबाइल तो कहता है कि भैया मुझे छोड़ दे, हम कहते हैं कि नहीं तुझे नहीं छोड़ूंगा, इसलिए हमें नींद नहीं आती है। मोबाइल को दूर रख दो, ऑटोमेटिक 10 से 20 मिनट के अंदर नींद आ जाती है। लेकिन जब तक हम मोबाइल को देखते रहेंगे तब तक कहीं ना कहीं हमें नींद नहीं आती है। हम अपना दोष मोबाइल को देते हैं कि मोबाइल की वजह से हमें नींद नहीं आ रही है, जबकि कारण यह है कि लगातार हम उसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें नींद नहीं आती। आती भी है तो कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ ऐसा देखते हैं कि हमारी नींदें वहां से भाग जाती है। तो 8 घंटे की प्रॉपर गहरी नींद लें, याद रखना। 10 बजे से 4 बजे तक, 5 बजे तक आप लगातार सो सकते हो। उससे क्या होगा, आपकी पर्याप्त नींद होगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करें, कहीं ना कहीं तनाव कम लें। दोस्तों, वर्तमान में हर पीढ़ी को, चाहे युवा पीढ़ी है, चाहे बुजुर्ग पीढ़ी है, चाहे हम बचपन की बात करें, तो कहीं ना कहीं सभी को कुछ ना कुछ तनाव जरूरी है। बच्चों को भी ये होने लग गया कि पता नहीं पापा डांटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बहुत सारा तनाव कहीं ना कहीं मेंटेन रख के रहता है आज का प्राणी। कहीं ना कहीं ये चीजें हमें रोगों की ओर लेकर के जा रही है। आज हर रोग की जड़ है तनाव लेना, टेंशन लेना, और कहीं ना कहीं स्ट्रेस जो है, तनाव है, ये हमारी बीमारियों का मेन कारण है। चाहे आप थायराइड की बात करें, शुगर की बात करें, बीपी की बात करें, या हमारी बॉडी फिटनेस की बात करें, ओबेसिटी की बात करें, इसके अलावा मेंटली प्रॉब्लम जो भी हैं, इन सब का मेन रीजन है दोस्तों, याद रखिएगा, स्ट्रेस, तनाव। स्ट्रेस लेने से हमारा पेट भी खराब होता है, हमारे पेट के भी रोग बढ़ते हैं, उदर विकार भी स्ट्रेस लेने से बढ़ते हैं। तो इस स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करें, इसके लिए प्रॉपर तरीके से योगा, मेडिटेशन आदि का ध्यान रखें। हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट लें। एक पर्याप्त संतुलित आहार आपको लेना चाहिए। आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, इसके अलावा रुक्षांश, रेशे वगैरह, रफेज वगैरह हैं, सलाद वगैरह है, फल, फ्रूट, सब्जियां, ये प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए। हमेशा बदलता हुआ अनाज व्यक्ति को खाना चाहिए। गेहूं, बाजरा, सर्दियों में बाजरे का उपयोग अधिक से अधिक करें।
इसके अलावा चना, मटर, मूंगफली, इन सभी का यूज करें ताकि डिफरेंट डिफरेंट जब अपन अनाज लेते हैं तो कहीं ना कहीं इनमें जो महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व हैं वो हमें मिल जाते हैं। दोस्तों ओनली यदि हम 12 महीने पूरे गेहूं पर निर्भर रहते हैं, गेहूं गेहूं खाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बॉडी के लिए नुकसानदायी भी रह सकता है। एक दोस्तों एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी, गेहूं की तोंद, बैली ऑफ व्हीट। गेहूं की तोंद का मतलब है कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा खाए जाने वाला जो आहार है उसमें गेहूं आता है। और जो आज वर्तमान में हर तीसरे व्यक्ति को जो डायबिटीज मिलती है उसका एक कारण गेहूं का यूज करना भी है। हम बदलता हुआ अनाज नहीं खाते हैं। बदलता हुआ अनाज खाने से क्या होता है कि हमारी बॉडी में आवश्यक पोषक तत्व मिलते रहते हैं, बदलते हुए पोषक तत्व मिलते हैं। जैसे बाजरे के अंदर आयरन अधिक मात्रा में होता है तो अपन आयरन लेंगे प्रॉपर तरीके से तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में एनीमिया नहीं होगा। मोस्टली महिलाओं को एनीमिया की समस्या रहती है, रक्तचाप बना रहता है, हीमोग्लोबिन डाउन रहता है, तो उसके लिए बाजरे का प्रॉपर सेवन करें, गुड़ का प्रॉपर सेवन करें, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, चुकंदर, सेब, अनार, इन सभी का यूज करें ताकि प्रॉपर रूप से हमें क्या मिले, आयरन मिले और हमारा हीमोग्लोबिन लेवल क्या रहे, मेंटेन रहे। एक एवरेज लेवल जो होता है हीमोग्लोबिन का वो होता है 15 ग्राम पर 100 ml। इतना यदि हीमोग्लोबिन हमारा है तो हम बिना थके इतने ही घंटे कार्य कर सकते हैं। थकावट बॉडी में सबको होती है लैक्टिक एसिड के संचय की वजह से, लेकिन एक थकावट ऐसी है कि हम 8 से 10 घंटे वर्क करें फिर हमें थकावट हो तो वो स्वाभाविक सी बात है, होती है सभी को। लेकिन ऐसी थकावट भी नहीं होनी चाहिए कि हम 10 सीढ़ियां चढ़ने में थक जाएं या थोड़ा सा हम पैदल चला नहीं जाता है, हमारी सांस भरने लग जाती है, कई महिलाएं झाड़ू लगाने में थक जाती हैं, आटा लगाने में थक जाती हैं। इतनी भी थकावट बॉडी में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए प्रॉपर तरीके से हमें बैलेंस डाइट लेना जरूरी है, आयरन युक्त स्रोत लेना जरूरी है। लौकी का सेवन करें, दालों का सेवन करें, दूध का सेवन पर डे करना चाहिए। दूध में हमारे शरीर के लिए सभी आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं, जितने भी आवश्यक एमिनो अम्ल हैं वो सभी हमारे दूध में होते हैं, इसलिए दूध का सेवन व्यक्ति को प्रतिदिन करना जरूरी होता है। तो हेल्दी बैलेंस डाइट लें, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जब स्वस्थ मस्तिष्क हमारा रहेगा तो कहीं ना कहीं जो दैनिक दिनचर्या के जो कार्य हैं, हमारा कार्य है, हमारा काम है, हमारा जॉब जो है या कुछ भी जो भी हम दिन भर के अंदर करते हैं, कहीं ना कहीं हम एक्टिव तरीके से उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से आपको बचना है इस रोग के लिए। ये आपको कहीं ना कहीं पुरानी 2019-20 की याद दिला रहा है ये स्टेटमेंट कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, कम से कम जाएं, बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। सैनिटाइजर का उपयोग करने की अभी सलाह नहीं दी गई है। बाकी यह है कि सैनिटाइजर एक कॉमन चीज है, अपन जनरली यूज में लेते हैं, करना चाहिए, घर में रखना चाहिए। कभी वायरल वगैरह फैले, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, कहीं पर भी जाएं तो सैनिटाइजर का यूज जरूर करें, बार बार हाथों को धोते रहें। और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर जाने से आपको बचना है। बाहर जाने पर मास्क का उपयोग जरूर करें। मास्क हमारी सेफ्टी के लिए होता है, याद रखना। मास्क से वायरल बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो जल्दी से एंटर नहीं कर पाते हैं। इन्फेक्टेड लोगों से दूर रहें, जो संक्रमित लोग हैं उनसे दूरी बनाए रखें, हाथ मिलाने से बचें, संक्रमित व्यक्ति के द्वारा छू गई वस्तुओं से संपर्क बनाने से दूरी बनाए रखें, याद रखना। और जो डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाइयां हैं दोस्तों, उन दवाइयों का भी निरंतर रूप से प्रयोग करें ताकि हमारा जो फीवर वगैरह है और ज़्यादा नहीं हो या टेम्परेचर बॉडी का नहीं बढ़ पाए, कहीं ना कहीं चीज़ें कंट्रोल में रहें। तो ये बातें थी दोस्तों जो कि आज हमने HMPV एक नया वायरस था जिसके बारे में हमने एक जानकारी प्राप्त की है कि किस परिवार का सदस्य है, आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, फैलने का कारण क्या है, टेस्ट के नाम क्या हैं। इसके अलावा हम बात करें बचाव क्या है, उपचार क्या है, ये सारी चर्चा एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने ली है, याद रखना। इसके अलावा जनरल चीजें जो आपको पता होना जरूरी है, करंट से रिलेटेड चीज है, इसके बारे में भी आपको मालूम होना जरूरी है। इसी प्रकार के छोटे छोटे वीडियोज और नई तथ्यात्मक जानकारी के लिए, NCERT बेस्ड टॉपिक्स के लिए, क्वेश्चन सीरीज के लिए, तमाम मैटर्स के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान क्रांति पावर्ड बाय टाइमलाइन एजुकेशन, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपका रुझान हमें देखने को मिले। कमेंट अवश्य करें वीडियो के नीचे कैसा लगा आपको। इसके साथ साथ आपको
नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसी नई जानकारी दी जाएंगी ताकि आप करंट से अपडेट रहें और जो छोटी मोटी बीमारियां हैं चल रही हैं उनके बारे में भी आपको जानने को मिले। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कुछ न कुछ न्यू इन्वेंशन के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद।